Friends, today we are going to discuss about the deduction, allowances, perquisites, exemptions which are available to salaried employees and their impact on their income tax liability. So इस सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिडक्शन और एग्जाम्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिडक्शन है जो कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, लेकिन एग्जाम्शन है जिसे आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस की। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स यानी कि प्रोफेशनल टैक्स। सो असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट था वो था 40,000 रुपीज़, जिसे कि रिप्लेस किया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस दैट इज़ 19,200 एंड मेडिकल रिएम्बर्समेंट दैट इज़ 15,000। तो इसकी टोटल अमाउंट की डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल होती थी वो थी 40,000 रुपीज़। लेकिन अब बजट इंटरिम बजट 2019 में इसे इंक्रीज कर दिया गया है टू 50,000 फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है उसकी ही डिडक्शन मिलती है। अदर एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितनी डिडक्शन मिलती है, वो है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5,000 रुपीज़, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो उन्होंने रिसीव किया है, या फिर उनकी 1/5 ऑफ द सैलरी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। एम्प्लॉयमेंट टैक्स है एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। हाउएवर अगर प्रोफेशनल टैक्स को एम्प्लॉयर ने पे किया है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, तो इसे फर्स्टली उसकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा एज अ परक्विजिट, तब उसके बाद इसकी डिडक्शन दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस की। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है जो कि हर सैलरीड एम्प्लॉई के फॉर्म 16 में हमें देखने को मिलता है। जो भी एम्प्लॉयज़ रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं उन्हें एचआरए का बेनिफिट मिलता है। तो ये टोटली या पार्शली एग्जाम्प्ट भी हो सकता है इनकम टैक्स में से। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में रह रहे हैं, रेंटेड अकोमोडेशन आपने नहीं लिया है, तो एचआरए फुली टैक्सेबल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रेंट रिसीट्स या कोई और एविडेंस जो कि आपकी रेंट पेमेंट का एविडेंस हो, वो आप इसे अपने पास रखें और अपने एम्प्लॉयर को दें। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिया है और उसने आपको डिडक्शन नहीं दी है, तो भी आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे एचआरए की डिडक्शन एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। तो इसका फर्स्ट है एचआरए आपने एक्चुअल रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से, या फिर आपने रेंट पे किया है, उसमें से आपको डिडक्ट करना होगा 10% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस, या फिर 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटीज़ और 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज़। इस एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है कि अगर आपने रेंट पे किया है पर मंथ 10,000 रुपीज़, एचआरए पर मंथ है 12,000 रुपीज़, और आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस मिल रहा है आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आपकी एचआरए एग्जाम्पशन विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपकी है कि टोटल एचआरए आपने कितना रिसीव किया 1,44,000, रेंट पे लेस 10% ऑफ सैलरी दैट इज़ 84,000। इसके अलावा 40% या 50%, मैंने मेट्रो सिटी का एग्जाम्पल लिया है तो आपको 50% आपकी बेसिक सैलरी का हो गया, तो ये 1,80,000। तो ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इज 84,000 रुपीज़ की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स से। रेस्ट अमाउंट 60,000 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल। कुछ एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग ऑन लीव के पर्पज़ के लिए। तो इसमें आपको इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन भी मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि आपने ट्रैवलिंग की हो, एक्चुअल जर्नी पे आप गए हों, और आपने डोमेस्टिक यानी कि विद इन इंडिया ही ट्रैवलिंग की हो। इंटरनेशनल ट्रैवल पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम्पशन एम्प्लॉय के लिए या उसकी फैमिली के लिए अवेलेबल है। फैमिली में उसके एम्प्लॉयज़ के स्पाउस, चिल्ड्रन, होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। और एग्जाम्पशन जो आपकी एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट की ही मिलेगी, जिसमें कि आपके एयर का या रेल का बस फेयर भी इंक्लूडेड है, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप गए हैं तो वो भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन लोकल कन्वेंस जो आपने जहाँ पे आप घूमने गए हैं, आपने ट्रैवल किया है, वहाँ के लोकल कन्वेंस की, साइट सीइंग की, होटल एकोमोडेशन की, फूड की, वो सब आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ये एग्जाम्पशन उतनी भी लिमिटेड होगी जितनी आपके एम्प्लॉयर ने एक्चुअल में आपको जितना अलाउंस दिया है, तो मैक्सिमम उतनी ही एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में आपको मिल सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर LT आपके एम्प्लॉयर ने लीव ट्रैवल अलाउंस आपके एम्प्लॉयर ने दिया है 50,000 रुपीज़ का, लेकिन आपकी एलिजिबल जो कॉस्ट थी वो 30,000 रुपीज़ थी, तो आपको एग्जाम्शन इनकम टैक्स में 30,000 रुपीज़ की ही मिलेगी, रेस्ट 20,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल होगा। सेक्शन 1014 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कुछ और स्पेशल अलाउंसेस को भी एग्जेम्प्ट करता है इनकम टैक्स से। तो इन अलाउंसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेक्शन 1014(1) की और सेक्शन 1014(2) के अलाउंसेस में। सेक्शन 1014(1) में उन अलाउंसेस की बात की गई है जिसमें कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होगा, जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया है या फिर आपके एक्चुअल में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने जितना स्पेंड किया है, उनमें से लिस्ट को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 1014(2) में जितना आपने अमाउंट रिसीव किया है या फिर एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है एक्ट में, उसमें से जो लिस्ट अमाउंट होगी उसे ही एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अब सेक्शन 1014(1) की अलाउंसेस में इंक्लूड किया जाता है डेली अलाउंस को, मतलब कि आपके डेली चार्जेस, अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवलिंग में गए हैं किसी ऑफिस पर्पस के लिए, तो आपके जो डेली चार्जेस लगेंगे उसके लिए जो एम्प्लॉयर आपको अलाउंस देता है उसे एग्जाम्प्ट किया जाएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका एक्चुअल आपका खर्चा हुआ है और जो एम्प्लॉयर ने आपको अलाउंस प्रोवाइड किया है, इनमें से जो भी लिस्ट अमाउंट होगी उसे इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस, अगर आप किसी ऑफिस के पर्पस से टूर या ट्रैवलिंग पे गए हैं तो आपको जितने भी कॉस्ट लगते हैं उसे भी एग्जाम्पशन दी जाती है इनकम टैक्स में। रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंसेस, मतलब अगर आपने कुछ भी एजुकेशन प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए कुछ एकेडमिक रिसर्च पे या बुक्स एंड प्रोडिकल्स पे कुछ खर्चा किया है, वो और आपके एम्प्लॉयर ने जितना अलाउंस दिया उनमें से लिस्ट को इनकम टैक्स में भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, अगर आप किसी ऑफिस पर्पस के लिए कहीं आपको कोई एक्सपेंस इंकर करना पड़ा है कन्वेंस पे ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका भी आपको एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में भी दी जाएगी। हेल्पर अलाउंस, यदि आपने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसी हेल्पर को अपॉइंट किया है तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उसकी भी एग्जाम्पशन मिलेगी। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आपके ड्यूटी के लिए आपको यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी है और उसके लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ अलाउंस दिया है, तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंट और अलाउंस प्रोवाइडेड विच एवर इज लेस, उसको आपको इनकम टैक्स में भी उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 1014(2) की अलाउंसेस की, जिसमें कि एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है एक्ट में, उतना या आपके एम्प्लॉयर ने जितना अलाउंस आपको प्रोवाइड किया है उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग को इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फॉर वर्किंग इन एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड और हिली एरियाज, ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट अलाउंस। तो इसके लिए हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के लिए 800 पर मंथ की लिमिट एक्ट में स्पेसिफाई की गई है। अगर आपका एम्प्लॉयर 800 पर मंथ या उससे कम प्रोवाइड करता है तो उतनी अमाउंट को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इसी तरह से शेड्यूल और ट्राइबल एजेंसी एरिया अलाउंस दिए जाते हैं कि इन एरियाज़ में काम करने पे आपको इतनी अलाउंस दी जाएगी। बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया पे काम करने पे आपको इतनी अलाउंस मिलेगी। अलाउंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अगर आपको अलाउंस आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है तो इतनी अमाउंट 100 रुपीज़ पर मंथ या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको जितनी दी है विच एवर इज़ लेस को आपको इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो ट्रक्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जो ट्रक्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हैं तो उनका रास्ते में भी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको अलाउंस मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसकी एग्जाम्पशन इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है कि 70% ऑफ सच अलाउंस, जो भी उनको अलाउंस मिला उसका 70% या फिर 10,000 रुपीज़ पर मंथ विच एवर इज़ लेस, उनको इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। इसके साथ ही फील्ड एरिया अलाउंस, कुछ फील्ड एरियाज़ हैं, एरियाज ऑफ नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, इन सब एरियाज़ में काम करने पर भी 2600 पर मंथ की लिमिट स्पेसिफाई है कि इतनी आपको एग्जाम्पशन इनकम टैक्स भी देगा। अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस, अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन है वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए भी 300 पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन की एग्जाम्पशन एक्ट में स्पेसिफाई की गई है। अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म्ड फोर्सेज फॉर केसेस ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी का सिचुएशन रहती है तो वहाँ के लिए भी एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है 3900 पर मंथ की, उन्हें एग्जाम्पशन मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी टू ट्रैवल टू वर्क, उसके लिए भी लिमिट है 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूट बिटवीन वर्क एंड रेजिडेंस, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि पहले थी 1600 पर मंथ, लेकिन इसे इंटरिम वर्जन 2019 में ओमिट कर दिया गया है।
और इसकी जगह पे अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को ही इंक्रीज कर दिया गया है। कंपेंसेटरी अलाउंस फॉर ड्यूटी इन मॉडिफाइड फील्ड एरियाज, इसके लिए भी आपको दिया जाता है 1000 रुपीज़ पर मंथ। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म्ड फोर्सेज इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, उसके लिए भी 3250 रुपीज़ की आप पर मंथ की आपको एग्जाम्शन दी जाती है। इसके अलावा अलाउंस फॉर वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, उसके लिए 800 पर मंथ स्पेसिफाइड लिमिट है। स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरियाज अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज 4200 पर मंथ की लिमिट है। अलाउंसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेज इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, मतलब कि जो बहुत हाइट्स पे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे जिन ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उनके लिए भी लिमिट स्पेसिफाई की गई है। इतनी एग्जाम्शन उन्हें इनकम टैक्स से भी मिलेगी। अब कुछ स्पेशल इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें अलाउंसेस मिलती हैं लेकिन वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट ही होती हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं हाई कोर्ट के जजेस, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, या सैंक्चुरी अलाउंसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो अलाउंसेस मिलती है जो कि इंडियन सिटीजन तो है लेकिन अब्रोड यानी कि फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, उन्हें जो अलाउंसेस मिलती हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स। अब हम बात करते हैं परक्विसिट्स की। परक्विसिट्स का मतलब है कि आपको कोई भी पेमेंट या बेनिफिट मिल रहा है इन एडिशन टू योर रेगुलर सैलरी, तो इसे हम कहेंगे परक्विसिट्स। और परक्विसिट्स के अंदर आ सकता है कुछ भी, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, या आपको रेंट में कंसेशन मिल रहा है अकोमोडेशन के लिए, या कोई और बेनिफिट एम्यूनिटी मिल रही है आपको एम्प्लॉयर से, या कोई एम्प्लॉयर आपकी ऑब्लिगेशन को पे कर रहा है ऑन योर बिहाफ, तो वो भी एक परक्विसिट है। या फिर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे किसी फंड में डायरेक्टली या फिर किसी फंड के थ्रू आपको अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो वो भी एक परक्विसिट है। आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो उन्हें भी परक्विसिट कहा जाएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 रुपीज़, तो वो भी परक्विसिट है। इसके अलावा भी कोई और फ्रिंज बेनिफिट्स और अम्यूनिटी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, तो वो भी परक्विसिट्स होंगे, और ये सब परक्विसिट्स टैक्सेबल होते हैं। अब हमारा मेन कंसर्न है उन परक्विसिट से जो कि नॉन टैक्सेबल हैं, यानी कि हमें पता लगाना है उन परक्विसिट्स के बारे में जिनकी हमें इनकम टैक्स में कुछ एग्जाम्पशन मिलती है या वो नॉन टैक्सेबल होते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट परक्विसिट है मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है या अपने उसके फैमिली मेम्बर्स लेते हैं उस हॉस्पिटल में जो कि एम्प्लॉयर का है, या फिर उस हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी का है, या गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के पर्पज़ से, या फिर कुछ प्रेस्क्राइब डिसीज़ और एलिमेंट्स के लिए वो किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है, वो हॉस्पिटल अप्रूव होना चाहिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के द्वारा। तो इस केस में उसे जो भी अपने एम्प्लॉयर से इसकी ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ये नॉन टैक्सेबल होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे अपने हॉस्पिटल के अपने से कुछ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और डिसीज़ और एलिमेंट के रिगार्डिंग, और जो भी उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है और कितना अमाउंट हॉस्पिटल में पे किया है। इसके अलावा कोई भी प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, ताकि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकें किसी स्कीम के अंडर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव की है, तो भी ये आपकी जो परक्विसिट होगी वो नॉन टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में भी एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेम्बर जो कि फैमिली में इंक्लूड होगा स्पाउस, चिल्ड्रन, या होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, तो इसके लिए उनके ट्रैवल और उनको फॉरेन में रहने के लिए उनके स्टे अब्रॉड जो भी एक्सपेंसेस हैं, फैमिली मेम्बर या फिर एम्प्लॉय जो भी पेशेंट है और उसके साथ वन अटेंडेंट, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किए हैं तो वो भी आपकी एक नॉन टैक्सेबल परक्विसिट होगी। इसके लिए आपके एक्सपेंडिचर पे कुछ लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि एक्सपेंडिचर उतना ही आपका नॉन टैक्सेबल होगा जितना कि आपको आरबीआई ने परमिट किया है, या फिर अगर ये ट्रैवल उतना एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड किया जाएगा उसके सारा एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड किया जाएगा टैक्सेबिलिटी से अगर कि एम्प्लॉय की ग्रोस टोटल इनकम जो कि ये एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने से पहले 2 लाख रुपीज़ है, अगर ओनली 2 लाख रुपीज़ है तो ये सारा जो भी फॉरेन एक्सपेंसेस हैं उसे एक्सक्लूड किया जाएगा उसकी टैक्सेबल इनकम से।
और नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स भी हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, अगर ये सभी एम्प्लॉयज़ को एक जैसी प्रोवाइड की जाती हैं तो ये नॉन टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ये भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। इसके अलावा एम्प्लॉयर हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स या सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। इसके अलावा टेलीफोन के, मोबाइल फ़ोन के जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉय इंकर्ड करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑफिस, तो उसका भी अगर एम्प्लॉयर उसका पेमेंट करता है तो वो नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सुपर एनुएशन फंड में 1,50,000 से ज़्यादा तो वो टैक्सेबल है, अगर 1,50,000 तक करता है तो वो नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट पॉलिसी ली है एम्प्लॉय ने तो उसका प्रीमियम भी अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। गिफ्ट वाउचर कूपन जो कि सेरेमोनियल ओकेजन्स पे दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, अगर कैश या कन्वर्टेबल इनटू मनी में दिए गए हैं तो वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन इन काइंड में दिए गए हैं तो 5,000 रुपीज़ तक के अमाउंट के जो गिफ्ट्स हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे। इसके साथ फूड एंड बेवरेजेस जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं, इसके लिए इसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि अगर आपके फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड किए गए हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन द ऑफिस या बिजनेस प्रीमाइसेस में या फिर रिमोट एरिया में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं तो पेड वाउचर्स के थ्रू किए गए हैं जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं और ओनली ईटिंग जॉइंट्स पे ही यूजेबल है और उनकी वैल्यू 50 रुपीज़ पर मील की ही है, तभी इनकी एग्जाम्पशन मिलेगी। इसके अलावा टी स्नैक्स पे कोई लिमिट नहीं है, वर्किंग आवर्स में कितने भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है एट ए कंसेशनल रेट या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्री, तो उस केस में अगर लोन की अमाउंट प्रेटी है नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज़ है तो नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। इसके अलावा लोन अगर दिया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, कैंसर है, एड्स है, तो भी एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी, लेकिन एग्जाम्पशन तब अवेलेबल नहीं होगी अगर ये जो एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर दिए गए हैं किसी इंश्योरेंस स्कीम के तहत। इसके अलावा कोई एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए, तो अगर ऐसे स्कूल में प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर रहा है जो कि एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉयर के हैं, तो इनको कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। बस इसमें एक कंडीशन है कि इनकी जो सच बेनिफिट की कॉस्ट है पर चाइल्ड डजंट एक्सीड 1,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर एसएससी के चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देता है वो भी सेक्शन 1016 के थ्रू नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। अब परक्विजिट्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं जो कि सिटीज़न है लेकिन आउटसाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी नॉन टैक्सेबल है। और हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्हें रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं। इसके अलावा रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है तो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट या यूनियन मिनिस्टर को, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, वो भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अकोमोडेशन भी एक टैक्स फ्री परक्विजिट होगा अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऐसे माइनिंग साइट पे या ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे जो कि डेंजरस साइट है, उस जगह पे अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स माने जाएंगे। बुक्स एंड पीरियडिकल्स अगर एम्प्लॉयज़ कुछ खर्चा करता है बुक्स एंड पीरियडिकल्स पे और एम्प्लॉय से रीइंबर्स करता है तो उसे भी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। इसमें ये देखना होगा कि बिल अमाउंट एक्चुअल कितना है और एक्चुअल कितना एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया है, उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय यूज़ करता है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स जो कि एम्प्लॉयर के हैं या एम्प्लॉयर ने हायर पे लिए रखे हैं, अब एम्प्लॉय इसे वर्क पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो ये नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर जो ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, ये अगर एम्प्लॉयर इसके ऊपर टैक्स दे देता है तो ये सब एग्जेम्प्ट होंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जिसके इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन दी जाती है उस अमाउंट के रिगार्डिंग। तो कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, लीव एनकेशमेंट है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है। इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट और गोल्डन हैंडशेक भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी एक्चुअली में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके पास सर्विसेज के एप्रिसिएशन में प्रोवाइड करता है। दिस इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय।
तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी मिलती है वो फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ हैं उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एम्प्लॉयज़ रिसीविंग डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी who are covered under Gratuity Act 1972 and who are not covered under Gratuity Act 1972। उसमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि कैलकुलेशन का वे है और एक लिमिट स्पेसिफाई है 20 लाख रुपीज़ या ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, या फिर एक फॉर्मूला दिया गया है 15 डेज डिवाइडेड बाय 26 डेज पर मंथ जिसे एज्यूम किया जाएगा, और लास्ट ड्रॉन सैलरी है और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, या फिर हाफ मंथ की एवरेज सैलरी लेंगे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये जस्ट कैलकुलेशन का वे डिफरेंट है, लेकिन जितनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे उतनी ही एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, द रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन की। पेंशन अगर को सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, तो ये अगर हम ड्यूरिंग द सैलरी के जो टर्म पीरियड है उसमें रिसीव करते हैं पेंशन को, तो वो फुली टैक्सेबल है। लेकिन जो रिटायरमेंट के टाइम पे कम्यूटेड पेंशन मिलती है उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पशन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड की गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पेंशन रिसीव करते हैं वो फुली एग्जाम्प्ट है। अदर एम्प्लॉयज़ के लिए लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिल रही है तो कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 पेंशन ही उसे एग्जाम्प्ट होगी। अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो कम्यूटेड वैल्यू की हाफ पेंशन उसकी इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। मतलब कुछ लीव्स आपको प्रोवाइड की जाती है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, और अगर आप उन लीव को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उन डेज पे भी आप वर्क करते हैं, तो वो आपकी लीव एकुमुलेट हो जाती है, जिसे आप रिटायरमेंट के टाइम पे इनकैश करा सकते हैं या अपने सर्विसेज के टेन्योर में भी इनकैश करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे अपने सर्विस के टेन्योर में इनकैश कराते हैं तो वो फुली टैक्सेबल है, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन अगर आप उसे अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव को इनकैश कराते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो वो फुली टैक्सेबल है। अदर एम्प्लॉयज़ के लिए एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट, जो कि है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर एक कैलकुलेशन का मेथड है कि सैलरी पर डे इनटू अनयूटिलाइज्ड लीव, जिसमें कि हम पर ईयर की 30 डेज मैक्सिमम लीव कंसीडर करेंगे, और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिटायरमेंट, और 3 लाख रुपीज़ इनमें से जो भी लिस्ट होगी वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की बात करते हैं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 या किसी और एक्ट या रूल्स के अंडर वर्कमैन रिसीव करते हैं, जब उनकी रिट्रेंचमेंट की जाती है, उन्हें जॉब से निकाला जाता है, तो उस समय उन्हें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग को इनकम टैक्स में भी एग्जाम्पशन मिलती है। कंपनसेशन कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि एक फॉर्मूला दिया गया है 15 डेज की एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, ये एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया है, और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज लोअर, इसको एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट और गोल्डन हैंडशेक। ये सैलरी की तरह फुली टैक्सेबल है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अदर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, या पब्लिक अथॉरिटीज़ टाइप की कुछ अथॉरिटीज़ के जो भी एम्प्लॉय हैं, वो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट होगा। उसके लिए कैलकुलेशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़, ये इनमें से जो भी लोएस्ट होगा उसे एग्जाम्प्ट किया जाएगा, और एक्चुअल अमाउंट वो कितना रिसीव करेंगे उसके लिए कैलकुलेशन का मेथड प्रोवाइड किया गया है कि 3 मंथ्स की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। इस तरह से एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे उसे कैलकुलेट किया जाएगा, और इनमें से जो भी लिस्ट होगा कि एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव किया 5 लाख रुपीज़, उसे टैक्स से भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा। जब सैलरीड एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो एक बात का और ध्यान देते हैं कि उन्होंने कोई होम लोन तो नहीं लिया हुआ है। अगर उन्होंने होम लोन लिया हुआ है तो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए लिया है हाउस के अपने, और कंस्ट्रक्शन है वो हाउस की 5 ईयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो अगर वो EMI पे कर रही हैं तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, इंटरेस्ट एलिमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन उन्हें 80C के अंदर मिलेगी, और इंटरेस्ट की डिडक्शन उन्हें सेक्शन 24B में मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो 2 लाख रुपीज़ मैक्सिमम अपर लिमिट है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, वो जितनी उनके इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उतनी ही क्लेम कर सकते हैं। और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट जो होगा, मतलब उनके कंस्ट्रक्शन होने से पहले उसका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं वो फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड, तो इसकी डिडक्शन भी उन्हें मिल जाएगी।
बात करते हैं डिडक्शंस की, जो कि चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स में प्रोवाइड की गई हैं, जो कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए हैं। तो ये डिडक्शन है सेक्शन 80C, ट्रिपल सी और 80CCD, सेक्शन 80D की, सेक्शन 80DD की, सेक्शन 80DD की, सेक्शन 80E की, सेक्शन 80EE की, सेक्शन 80G की, सेक्शन 80GG की, सेक्शन 80TTA की, सेक्शन 80TB की, सेक्शन 80U की। तो ये सब डिडक्शन सभी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है। इसमें मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। सेक्शन 80C की डिडक्शन आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मिल जाती है। सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD की डिडक्शन की टोटल ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख रुपीज़ है, जिसमें कि LIC प्रीमियम, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना के रिगार्डिंग आपने जो इन्वेस्ट किया है, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इन सब की डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिल जाती है। सेक्शन 80 की डिडक्शंस उन इंडिविजुअल्स को मिलती है जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है खुद के लिए, फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो इसकी लिमिट है वो 25,000 रुपीज़ प्रीमियम है फॉर सेल्फ और फैमिली के लिए, और अगर उनके अपने पेरेंट्स के लिए ले रखा है तो 25,000 एक्स्ट्रा है, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट पेरेंट्स की 25,000 ना होकर 50,000 है। तो इसके साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी भी उनको इसी लिमिट के अंदर उसकी रिडक्शन भी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ की ही मिलती है। सेक्शन 80DD की डिडक्शन है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि टैक्स पेयर के डिपेंडेंट के लिए मिलती है, टैक्स पेयर के हिमसेल्फ के लिए नहीं है ये डिडक्शन। जो टैक्स पेयर की हिमसेल्फ की डिडक्शन है उसकी बात हम सेक्शन 80U में करेंगे। तो इंडिविजुअल के कोई डिपेंडेंट है, चाहे वो स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, तो HUF के केस में ये एनी मेंबर ऑफ HUF हो सकता है। तो डिडक्शन अगर जनरल डिसेबिलिटी 40% की है तो 75,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। सीवियर डिसेबिलिटी है 80% तक तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना भी खर्चा किया हो, ये लिमिट स्पेसिफाइड है कि इतनी डिडक्शन उन्हें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80DD की, जो कि है मेडिकल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, कि अगर इंडिविजुअल या HUF ने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है फॉर कुछ डिसीजेज एलिमेंट स्पेसिफाई की गई हैं, तो उस एक्सपेंसेस की डिडक्शन भी मिल जाएगी। कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई है जिसे फुलफिल करना होगा। SSC के लिए है कि SSC बताए नीड कि प्रूफ, इसके लिए कुछ प्रूफ की जरूरत होगी कि ट्रीटमेंट कहाँ पे लिया गया है और कितने एक्सपेंसेस एक्चुअल में इनकर्ड किए गए हैं। तो इसके लिए भी कुछ मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जो कि अगर पर्सन की एज लेस देन 60 ईयर्स है तो 40,000 रुपीज़ और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस। अगर एज 60,000 या अबव है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है तो 1 लाख रुपीज़ और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस। सेक्शन 80E के अंडर इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है उसकी डिडक्शन प्रोवाइड करता है। इसके लिए कंडीशन है कि आपने लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया होना चाहिए, हायर स्टडीज़ के लिए लिया होना चाहिए, इंडिविजुअल ने अपने लिए या अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए लिया होना चाहिए। हायर स्टडीज़ इंडिया या अब्रॉड कहीं भी की जा सकती हैं, और आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए। आप इसके 8 ईयर्स में इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं और इसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EE प्रोवाइड करता है एडिशनल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसकी मैक्सिमम डिडक्शन अलाउबल है 50,000 रुपीज़ विच इज़ ओवर एंड अबव 2 लाख रुपीज़, जो कि हमें सेक्शन 24B में प्रोवाइड की गई थी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि लोन मस्ट बी नॉट मोर देन 35 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ऑफर करता है इनकम टैक्स डिडक्शन टू SSC, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन देते हैं। तो ये रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिडक्शन 50% मिलेगी या 100% मिलेगी। तो कैश डोनेशन आप 2,000 रुपीज़ ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप कैश डोनेशन करते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं 80GG सेक्शन की, जो कि अगर कोई इंडिविजुअल HRA रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन वो रेंट पे कर रहा है अकोमोडेशन के लिए, खुद के रेजिडेंस के लिए, तो वो इसके अंदर डिडक्शन ले सकता है। तो इसमें लिस्ट
जो भी इनमें से वो कैलकुलेट करेंगे वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ या 25% ऑफ टोटल इनकम। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम। तो इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा उसकी डिडक्शन आपको 80GG के अंदर मिल जाएगी। सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट अर्न करता है सेविंग अकाउंट से, जो कि बैंक में है, सेविंग अकाउंट बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि बैंकिंग बिजनेस में है, पोस्ट ऑफिस में, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी टाइम डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आता है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है इसके अंदर, और मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ की है। और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सभी बैंक्स में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको एक साथ कैलकुलेट करके कंसीडर की जाती है लिमिट। सेक्शन 80TB इंटरेस्ट अर्न बाय सीनियर सिटीजन। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी एज 60 ईयर से अबव है, तो आप इस डिडक्शन को भी क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चाहे वो बैंक डिपॉजिट से आया हो, सेविंग है, या फिक्स डिपॉजिट आया हो, या कोई डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बैंकिंग बिजनेस, पोस्ट ऑफिस से आया है। अब इसमें सेविंग का ही नहीं, फिक्स भी इंक्लूडिंग है, और मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो 50,000 रुपीज़ की है। अब बात करते हैं सेक्शन 80U डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल। अब यहाँ इंडिविजुअल में असेसी ही डिसेबल्ड है, तो वो अपने लिए जो डिडक्शन है वो 80U में क्लेम करेगा। 80DD में डिपेंडेंट के लिए क्लेम की जाती है डिडक्शन, 80U में खुद के लिए क्लेम की जाती है डिडक्शन। तो इसमें भी वही लिमिट है। जनरल डिसेबिलिटी अगर 40% से 80% है तो 75,000, सेवर डिसेबिलिटी 80% तक या उससे अबव है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है। तो हमने आज बहुत वाइडली डिस्कस किया है सैलरी से रिलेटेड, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर करने के लिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।